Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important concept that is relating to Muslim law. In the last previous class of Muslim law, we have already discussed about Waqf and the Waqf Act 1995. In today's lecture, we will discuss the next important topic, that is acknowledgement. Acknowledgement in the other sense, the opposite, और समटाइम वी कंसिडर्ड इट जस्ट लाइक अडॉप्शन के रिगार्डिंग कई बार हम इसे समझते हैं। देखिए, किसी भी लॉ में पैटर्निटी और मैटर्निटी दोनों को डिसाइड करना रिक्वायर्ड होता है। पैटर्निटी एक ऐसा रिलेशन होता है जो पेरेंट का उनके फादर के अपने बच्चों के साथ होता है, यानी कि फादर का अपने बच्चों के साथ होता है, और मैटर्निटी इस प्रकार का रिलेशन होता है जो मदर का अपने बच्चे के साथ होता है। जब हम सुन्नी लॉ की बात करते हैं तो उसमें क्या है, जो मैटर्निटी है वो किसी भी चाइल्ड की एस्टेब्लिश की जाती है। एस्टेब्लिश का मतलब है कि सुन्नी लॉ ये मानता है कि कोई भी वैलिड मैरिज के अलावा भी अगर किसी वुमन ने किसी बच्चे को बर्थ दिया है, डिलीवर किया है, तो वो उसकी मदर से उसकी पहचान हो जाएगी। लेकिन जब हम शिया लॉ की बात करते हैं, शिया लॉ कहता है कि बिना शादी के अगर किसी लेडी ने कोई बच्चा डिलीवर किया है, दैट इज कंसिडर्ड एज ए बास्टर्ड, उसे बास्टर्ड कहा जाता है। ये बात होती है सिया लॉ की। सिया लॉ क्या है, उसे जिन्नाबाद कहता है। अडल्ट्री के तहत कोई बच्चा हुआ वो बास्टर्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो मुस्लिम लॉ किसी भी प्रकार से अडॉप्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करता कि कोई व्यक्ति किसी को अडॉप्ट कर सकता है। जब हम हिंदू लॉ की बात करते हैं तो हिंदू लॉ में अडॉप्शन जो है वो एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है कि कोई अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है तो वो सारे लीगल कंसिक्वेंसेस ऑफ ए वैलिड जो सन है वो प्यूटेटिव फादर के हिसाब से समझे जाएंगे। अगर हम एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं, एक्नॉलेजमेंट इन द अदर सेंस इज द डिफरेंस फ्रॉम द अडॉप्शन। जब कोई भी पैटर्निटी किसी चाइल्ड की डिसाइड की जाती है तो उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि पैटर्निटी का मतलब क्या है। पैटर्निटी का मतलब है कि उस बच्चे के फादर कौन है और उसी हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस किया जाता है और उसके अदर जो राइट्स है बच्चे के वो डिसाइड किए जाते हैं। अगर हम एक वैलिड मैरिज की बात करें तो मुस्लिम लॉ जो है वैलिड मैरिज को मानता है, इरेगुलर मैरिज को मानता है, और वॉइड मैरिज भी जो है वो कंसीडर करता है। कंसीडर का मतलब वॉइड मैरिज को वैल्यू नहीं दी जाती, वॉइड मैरिज में बच्चे को इनहेरिटेंस के राइट नहीं होती। जब हम बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की, एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है जो पेरेंटेज का जो राइट है वो डिसाइड किया जाना। कहने का मतलब कि जहां पर कई ऐसी सर्कमस्टेंसेस हो जाती है जहां पर किसी मैरिज को प्रेजम्पशन करना जरूरी हो जाता है, तो वहां पर जब मैरिज प्रिज्यूम की जाएगी, वैलिड मैरिज प्रिज्यूम किया जाएगा, तो ये माना जाता है कि उसका जो बच्चा है वो भी लेजिटिमेट होगा, वैलिड बच्चा हो जाएगा। अगर हम लेजिटिमेसी की बात करते हैं और अगर हम लेजिटिमेशन की बात करते हैं, दोनों डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं। लेजिटिमेसी जो वो एक ऐसा फैक्ट होता है जो कोई भी बच्चा मुस्लिम लॉ के तहत किस प्रकार से लेजिटिमेट माना जाएगा, और जबकि लेजिटिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी लेजिटिमेट राइट को इस्लामिक लॉ में लेजिटिमेट जो है घोषित किया जाता है। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के बीच में जब कोई वैलिड मैरिज है तो उसके बाद ही उसकी लेजिटिमेसी डिसाइड होता है कि वो लेजिटिमेट वैध संतान है या अवैध संतान है। जब हम एक्नॉलेजमेंट की बात करते हैं, एक्नॉलेजमेंट एक तरह से क्या होता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच में वैलिड मैरिज का अगर रिलेशन होता है तो उसके बाद जो बच्चा होता है उस बच्चे को एक्नॉलेज किया जाता है। एक्नॉलेज का मतलब है इकरार, उसका इकरार किया जाता है कि ये बच्चा मेरा है, और उसी हिसाब से उसकी पेरेंटेज को डिसाइड किया जाता है, उसकी लेजिटिमेसी को डिसाइड किया जाता है। अगर हम बात करें कि एक्नॉलेजमेंट का ये टॉपिक क्यों आया कंसेप्ट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब कहीं पर डायरेक्ट प्रूफ किसी की मैरिज का नहीं माना जाता, ये हमारे पास प्रूफ नहीं है कि जो एसेंशियल कंडीशंस थी वो फुलफिल नहीं की गई, और ये माना गया कि वैलिड मैरिज का कोई प्रूफ नहीं है, पर ऐसी सर्कमस्टेंसेस आ जाती है, उसके बाद उस मैरिज को प्रज्यूम किया जाता है, प्रेजम्पशन ऑफ मैरिज मानी जाती है। तो उस प्रेजम्पशन ऑफ मैरिज में जो बच्चा है उसको जब कोई व्यक्ति एक्नॉलेज कर लेता है, उसके लेजिटिमेसी को एक्नॉलेज किया जाता है। कहने का मतलब उस बच्चे का पैटर्निटी जो राइट है वो उसमें क्लेम किया जा सकता है। बच्चे को इनहेरिटेंस के राइट भी उसी के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इन नोट्स की। नोट्स हमारे क्या कह रहे हैं? नोट्स कह रहे हैं कि द कंसेप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो सेड टू बी एज इकरार ए नस्ब, इसे इकरार ए नस्ब भी बोला जाता है। द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन इन द डायरेक्ट आउटकम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैरिज, ये एक तरीके से सीधा परिणाम मान जाता है एक मैरिज का। मैरिज मीन्स वैलिड मैरिज का। ए सोसाइटी दैट रिकॉग्नाइज, एक ऐसे समाज जो है वो ये मान्यता देता है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को मान्यता देता है। ऑल्सो रिकॉग्नाइज द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, उसके साथ साथ
तो बच्चे की जो वैधता है उसको भी मान्यता देता है। वो कहता है कि बच्चा भी वैध माना जाएगा अगर कोई मैरिज लॉफुल होगी तो, और वाइसा वर्सा भी। दोज बोर्न आउट वेडलॉक आर, जो इस वैलिड मैरिज से नहीं पैदा हुए बच्चे उन्हें इलेजिटिमेट कहा जाता है। मुस्लिम लॉ इस मामले में इलेजिटिमेट बच्चों के मामले में, अवैध संतान के मामलों में, बिना शादी के हुए बच्चों के मामलों में या अडल्ट्री से पैदा हुए बच्चों के मामलों में बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत ज्यादा सख्त नियम है उनके। येट लेजिटिमेसी के रूल में कुछ हद तक लिबरल इंटरप्रिटेशन भी की गई है। अगर हम इस्लाम में पेरेंटेज की बात करते हैं तो पेरेंटेज एक तरीके का रिलेशनशिप होता है जो पेरेंट्स का बच्चे के साथ होता है। पैटर्निटी एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो फादर का रिलेशन बच्चे के साथ होता है। मैटरनिटी एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें मदर का रिलेशन बच्चे के साथ होता है। डिपेंडिंग ऑन द पैटर्निटी एंड मैटरनिटी, माता और पिता के रिलेशन के हिसाब से ये डिपेंड किया जाता है कि किस बच्चे को गार्जियनशिप का राइट है। गार्जियनशिप का मतलब किसके पास उसका राइट है संभालने का बच्चे को, और कौन उस बच्चे को मेंटेन करेगा और कौन उनको जो इनहेरिटेंस देगा। इनहेरिटेंस का मतलब कहां से उसकी प्रॉपर्टी डिराइव होगी। अगर हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ में एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी क्या होता है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है इकरार करना। कोई व्यक्ति इकरार करता है कि ये बच्चा जो है हमारी वैलिड मैरिज से हुआ है तो मैं इसको एक्नॉलेज करता हूँ, वो एक्नॉलेजमेंट जो है वो वैलिड मानी जाती है। मुस्लिम लॉ हाउएवर प्रोवाइड्स दैट, मुस्लिम लॉ जो है हालांकि ये कहता है कि इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, कुछ विशेष परिस्थितियों में, वेयर मैरिज बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी प्रूव, जहां बच्चे की मैरिज को प्रूव नहीं किया जा सकता, जहां मैरिज जो है पेरेंट्स के बीच में साबित करना मुश्किल हो जाता है, द चाइल्ड कैन नॉट बी प्रूव, और बच्चा उसको प्रूव नहीं कर पाता है, तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी जो है फादर के द्वारा परमिसिबल मानी गई है। इफ वी कंसीडर्ड द केस सादिक हुसैन खान वर्सेस हासिम अली खान, इस केस में क्या कहा गया है। इट वॉज सेड दैट, ये कहा गया दैट नो स्टेटमेंट मेड बाय वन, कोई भी स्टेटमेंट जो है एक व्यक्ति के द्वारा जो दी जाती है, दैट अनदर, दूसरे व्यक्ति को प्रूव टू बी इलेजिटिमेट, और उसे जो है ये कहा इलेजिटिमेट साबित करने की बात होती है, इज हिज सन कुड मेक द अदर लेजिटिमेट। तो उसका कहता है कि अगर मान लो कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं दी गई, इज हिज सन कुड मेक देयर अदर लेजिटिमेट, तो बच्चा जो अपनी लेजिटिमेटी को किसी अदर वे में साबित करेगा। बट देयर नो प्रूफ ऑफ दैट कैन, क्या जहां पर इस प्रकार का प्रूफ नहीं होता कि जहां बच्चा ये साबित कर पाए कि वो बच्चा जो वैलिड मैरिज से हुआ है, सच ए स्टेटमेंट और एक्नॉलेजमेंट इज सब्सटेंटिव, तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है, एक्नॉलेजमेंट है, वो एक विशेष महत्व रखती है। सब्सटेंटिव एविडेंस माना जाता है, उसे महत्वपूर्ण सबूत माना जाता है। दैट द पर्सन सो एक्नॉलेज, जो व्यक्ति एक्नॉलेज कर रहा है कि दैट इज द लेजिटिमेट सन, कि वो उसका एक वैध पुत्र है, who makes the statement provide the legitimacy possible, उससे क्या है जो स्टेटमेंट जो है वो पॉसिबल मानी जाती है। मोहम्मद अलाहाबाद खान वर्सेस मोहम्मद इस्माइल खान के केस में, वेयर द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड, जहाँ किसी बच्चे की पैटर्निटी जो थी, दैट इज हिज लेजिटिमेट डिसेंट फ्रॉम हिज फादर, जो किसी अपने पिता से डिसेंट में आया है, उसके पिता की अगली पीढ़ी में आया, कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय एस्टेब्लिश ए मैरिज, वो इस बात से प्रूव नहीं किया जा सकता कि एक मैरिज जो है उसके पेरेंट्स में बीच में हुई थी जब उसका बर्थ हुआ था, इस बात से प्रूव नहीं किया जा सकता। द मोहम्मदन लॉ रिकॉग्नाइज एनी अदर मेथड, मोहम्मदन लॉ जो है कोई दूसरा मेथड को मान्यता देता है, वेयर बाय सच मैरिज एंड लेजिटिमेट डिसेंट कैन बी प्रोड्यूस, जहाँ ये माना जाता है कि जो शादी है वो लेजिटिमेट थी, मैरिज लेजिटिमेट थी, और बच्चा जो है वो भी लेजिटिमेट माना जाएगा, और हैड टू बी एस्टेब्लिश एज ए मैटर ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, तो ये सब्सटेंटिव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थस इस प्रकार अगर हम देखते हैं, देयर इज नो मेड और मेथड रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ, के द्वारा ऐसा कोई मेथड रिकॉग्नाइज नहीं किया गया कि जिसमें एक इलेजिटिमेट बच्चे को लेजिटिमेट किया जा सके। कोई अवैध बच्चे को आप अगर कह देते हो कि ये वैध बच्चा है, तो वो जो है ऐसा कोई मेथड मुस्लिम लॉ में तो है नहीं। मुस्लिम लॉ इंसिस्ट दैट, इंसिस्ट करता है, स्वीकार करता है, मजबूर करता है इस बात के लिए, दैट कंसेप्शन इन ऑर्डर टू रेंडर अ चाइल्ड लेजिटिमेट शुड टेक प्लेस आफ्टर द मैरिज, कि कोई भी बच्चा जो है वो लेजिटिमेट है ये तभी डिसाइड हो पाएगा जब वो मैरिज जो है एक्चुअल में हुई थी, सिंबल में थी। मेथड क्या है, किस तरीके से जो है लेजिटिमेसी किसी बच्चे की डिसाइड की जा सकती है। सबसे पहले बाय बर्थ ड्यूरिंग ए रेगुलर मैरिज, रेगुलर मैरिज का मतलब है कि जहां पर एक बर्थ हुआ किसी बच्चे का वैलिड मैरिज से, सही मैरिज से, जहां निकाह हुआ, निकाह में सारी कंडीशंस को फुलफिलमेंट किया गया, उन कंडीशन की फुलफिलमेंट के बाद वो सही निकाह की कैटेगरी में आ गया, उस मामले में जो बच्चे का जन्म होगा वो लेजिटिमेट माना जाएगा। सेकंड मेथड इज एन एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि जो ये बच्चा है वो उसकी वैलिड मैरिज को प्रिज्यूम किया जाएगा, और वैलिड मैरिज को प्रिज्यूम करने के बाद ये डिसाइड होगा कि वो बच्चा उसका है।
प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी का हम क्या मानेंगे? अगर हम मान लो, ये तो हमने मान लिया कि प्रिज्यूम किया जाएगा, लेकिन प्रिजम्पशन के लिए क्या प्रूफ दिया जाना चाहिए? सबसे पहली बात, अ चाइल्ड बोर्न विद इन 6 months ऑफ द मैरिज इज लेजिटिमेट अनलेस द फादर एक्नॉलेज। कोई भी बच्चा जो है 6 महीने के अंदर अगर जन्म ले लेता है, शादी के मान लो 6 महीने के अंदर जन्म ले लेता है, तो ये माना जाएगा इलेजिटिमेट है। क्योंकि जब शादी हुई उसके पूरे 9 महीने 10 महीने जो टाइम लग जाता है, उसी टाइम ही माना जाता है कि बच्चा वैलिड और उसे मैरिज से हुआ है। जब तक कि फादर ये स्वीकार नहीं करता कि निकाह से पहले भी उनके बीच में रिलेशनशिप था और ये बच्चा उसका वैलिड बच्चा है, तभी जाके उसको वैलिड माना जाएगा, इलेजिटिमेट की जगह लेजिटिमेट माना जाएगा। A child born after 6 months of marriage illegitimate। एक बच्चा जो है 6 महीने की मैरिज के बाद जो है वो लेजिटिमेट माना जाएगा। जहां पर ये विद इन 6 months है, ये आफ्टर 6 months है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा हो जाता है तो लेजिटिमेट नहीं होगा, इलेजिटिमेट होगा। अगर कोई बच्चा 6 महीने के बाद जो है जन्म लेता है तो वो माना जाएगा अनलेस द फादर डिस्क्लेम, जब तक कि पिता उसको मना ना कर दे, तो वो क्या माना जाएगा कि लेजिटिमेट ही है वो बच्चा। थर्ड प्रिजम्पशन क्या मानी जाएगी? चाइल्ड बोर्न आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज इज लेजिटिमेट। एक बच्चा जो है, मान लो शादी टूट चुकी है, डाइवोर्स हो चुका है, तलाक हो चुका है, लेजिटिमेट माना जाएगा अगर शिया लॉ के अकॉर्डिंग उस मैरिज की टर्मिनेट होने के 10 लूनार मंथ, एक लूनार मंथ में 29.5 डे होते हैं। 10 लूनार मंथ का मतलब है तकरीबन 10 महीने, जो गेस्टेशन पीरियड माना जाता है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब है कि डिलीवरी बच्चे की कई बार 9वें महीने के लगते हो जाती है और कभी 9वें महीने के उतरते हुए लग जाते हैं, तो 10 गेस्टेशन पीरियड माना जाता है। तो शिया लॉ कहता है कि अगर किसी की मैरिज टर्मिनेट हो गई है तो 10 लूनार मंथ के अंदर अंदर अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा। हनाफी लोग कहता है 2 लूनार ईयर्स, लूनार के 2 साल के अंदर अंदर अगर जन्म हो जाता है तो वो क्या माना जाएगा? लेजिटिमेट माना जाएगा। और मलिकी और शफी कहते हैं 4 लूनार मंथ्स की बात करते हैं। 4 लूनार मंथ्स में अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो ये माना जाएगा कि वो बच्चा जो है वैलिड मैरिज से हुआ है। वैलिड मैरिज से हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो वैलिड है। अगर हम इसे बात करें, इसको समझें इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, तो इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि सेक्शन 112 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कहता है ए चाइल्ड बोर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज। एक बच्चा ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज जो है, या तो मैरिज उनकी कंटिन्यू है तो उस टाइम में वो माना जाएगा कि वो बच्चा जो है वो वैलिड होगा। वैलिड मैरिज की बात कर रही है, ए चाइल्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस की बात कर रहे हैं। सेक्शन 112 में फर्स्ट तो ये पॉइंट रह गया कि अगर कोई बच्चा, मान लो शादी अभी कंटिन्यू है, हस्बैंड वाइफ के साथ रह रहे हैं, उनकी मैरिज अभी कंटिन्यूएंस में है, तो अगर कोई बच्चा हो जाता है तो माना जाएगा कि वो वैलिड है, लेजिटिमेट है। और या फिर डाइजोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गई है, डाइवोर्स हो गई है, और ड्यूरिंग विच पीरियड द विडो ने, अभी जो विडो है या मान लो कोई विधवा है, उसने भी दोबारा शादी नहीं की है, या मान लो तलाक होने के बाद भी दोबारा शादी नहीं की है, और उसी तलाक होने के 280 दिन के बीच में अगर मान लो बच्चा हो जाता है, दैट इज डीम्ड टू बी लेजिटिमेट माना जाएगा, जब तक कि इट इज प्रूव दैट द हस्बैंड एंड वाइफ हैज नो एक्सेस टू ईच अदर। जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि हस्बैंड वाइफ का कोई एक्सेस ही नहीं था। एक्सेस का मतलब है कि कोई फिजिकल रिलेशनशिप ही नहीं था एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर, जब भी वो बच्चे को बिगोटन किया था उस टाइम पे। तो कहने का मतलब है कि अगर शिया लॉ की बात करें तो 10 लूनार मंथ्स की बात कर रहा है वो, हनाफी लॉ की बात करते हैं तो 2 लूनार ईयर्स की बात कर रहे हैं, सैफई स्कूल की बात करते हैं तो वो बात कर रहे हैं 4 लूनार ईयर्स की बात कर रहे हैं। और जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट पर आते हैं तो 112 के तहत अगर मान लो उनकी मैरिज अभी कंटिन्यूएंस में है, शादी अभी चल रही है, या मान लो तलाक हो चुका है या विडो हो चुकी है, और उसके 280 दिनों के अंदर अंदर अगर कोई बच्चा हो जाता है, इस कंडीशन पे कि ना तो उस विडो ने कहीं शादी की है, ना ही डाइवोर्स के बाद उस लेडी ने कहीं शादी की है, तो उस मामले में 280 दिन के अंदर हुआ बच्चा जो है वो लेजिटिमेट माना जाएगा, वैध बच्चा माना जाएगा। हर प्रकार के जो राइट्स हैं उसके, इनहेरिटेंस राइट्स है, मेंटेनेंस राइट है, वो सारे के सारे वो एक्सरसाइज कर सकता है। एक केस है इसमें, शिबत मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद हामिद। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने हेल्ड किया कि मुस्लिम चाइल्ड वो बोर्न विद इन 6 months ऑफ द मैरिज ऑफ इट्स पेरेंट्स वाज टू बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट, उसे लेजिटिमेट माना जाएगा। और अंडर सेक्शन 112 के, हालांकि कहता है कि अंडर सेक्शन 112 जो है वो इक्वली डिटरमाइन किया जाएगा वेदर दैट मैरिज
और दैट चाइल्ड रिलेटेड टू मुस्लिम रिलीजन और एनी अदर रिलीजन, क्योंकि जो इंडियन एविडेंस है वो एक सेक्युलर प्रोविजन है, सभी पर अप्लीकेबल होता है, तो कोई इश्यू अराइज होने के चांसेस नहीं रहते। अब हम बात करते हैं कि कंडीशन क्या होगी वैलिड एक्नॉलेजमेंट की, कि आपने जो एक्नॉलेजमेंट तो कर लिया, आपने इकरार कर लिया कि ये बच्चा मेरा है, तो उसकी भी तो कुछ कंडीशन होगी। ऐसे नहीं कि आप किसी भी बच्चे के पास जाके कहते हो ये बच्चा मेरा है और आप उसके एक्नॉलेज कर लेते हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर कुछ कंडीशंस फुलफिलमेंट होती है तो ही ये डीम किया जाएगा, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, इट इज टू बी कंसिडर्ड दैट इज ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट। द फर्स्ट कंडीशन इज अननोन पैटर्निटी। अननोन पैटर्निटी का मतलब क्या है कि जहां ये पता ही नहीं है कि इस बच्चे के फादर कौन है, उस मामले में अगर मान लो कोई व्यक्ति कहता है कि इसका फादर मैं हूं, तो ये माना जाएगा कि वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट है। सेकंड है कि जब वो एक्नॉलेज करेगा तो उसके अंदर उसकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि वो उसको वैलिडली मानेगा। कहने का मतलब ये नहीं कि कोई ये कहता है कि मेरा बेटा है, बेटा कहने से बेटा नहीं होगा। अगर उसने एक्नॉलेज कर लिया है तो लेजिटिमेट सनशिप हो जाएगा। लेजिटिमेट सनशिप का मतलब है कि जो एक्नॉलेजमेंट है मस्ट बी मेड, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि यह जो है किसी और का बच्चा हो ही नहीं सकता, ये उसका ही है, उसके लिए वो कुछ प्रूफ भी देगा। सिर्फ एक मेयरली आप कह देते हो कि ये फर्दर बच्चा जो है ये फलाना बच्चा मेरा है, ये फलाना मेरा है, तो ऐसे नहीं चलेगा जब तक उसके अंदर उसकी इंटेंशन नहीं होगी और लीगल एक्नॉलेजमेंट उसकी नहीं मानी जाएगी। सेकंड, जो एक्नॉलेज कर रहा है, जो बच्चे को एक्नॉलेज कर रहा है, उसकी एज और उस बच्चे की एज के बीच में 12.5 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अब ये 12.5 साल का डिफरेंस क्यों माना गया है? क्योंकि पुबर्टी कैपेसिटी टू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप it is deemed to be 12.5 the minimum time period for a child, कि अगर कोई बच्चा 12.5 साल का है तो ये माना जाएगा कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए उस टाइम से प्रिपेयर हो जाता है। तो मिनिमम जो एज है पुबर्टी की वो 12.5 साल मानी गई है मुस्लिम लॉ में। इसलिए एक्नॉलेजमेंट का जो ये कंडीशन है उसमें 12.5 साल रखा गया कि कोई भी मान लो बच्चा है वो 11 साल ही उससे छोटा है या 10 साल ही उससे छोटा है, तो ये नहीं माना जाएगा कि वो उसका वैलिड एक्नॉलेजर होगा। उसे नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो लीगल मैरिज है मस्ट बी पॉसिबल बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ द पर्सन एक्नॉलेज। जिन लोगों को कि लीगल मैरिज, मान लो हस्बैंड वाइफ जो है, जो एक्नॉलेजमेंट जब हो जाएगी तो ये माना जाएगा, सबसे पहले ये प्रिज्यूम किया जाएगा दैट मैरिज वुड बी वैलिड, वो मैरिज वैलिड होगी। वैलिड प्रिज्यूम किया जाएगा मैरिज को, तभी जो उनका बच्चा है उसको एक्नॉलेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले कंडीशन की दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि उनका रिलेशन जो है वो मैरिज का बन सकता है। वो ना तो कॉन्सेक्यूनिटी के रिलेशनशिप में होने चाहिए, कोई भी प्रोहिबिटेड डिग्री के अंदर वो फॉल नहीं करनी चाहिए। या मान लो कोई लेडी है, उसको ट्रिपल तलाक के तहत तलाक दे दिया गया और वो फर्दर लिविंग में रह रहे हैं, तो वो भी एक वैलिड एक्नॉलेजर उस मामले में नहीं माना जा सकता, एक्नॉलेजमेंट नहीं मानी जा सकती। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है राशिद अहमद वर्सेस अनीशा खातून। इस केस में क्या था, राशिद अहमद ने ट्रिपल तलाक जो है वो अनीशा खातून को दे दिया। तलाक बिद्दत जो अभी हमारे 2019 के एक्ट से रिमूव कर दिया गया है। इसमें क्या हुआ, तलाक दे दिया, लेकिन मुस्लिम में जब वो कोई व्यक्ति तलाक दे देता है, अगर वो अपनी वाइफ के साथ दोबारा रहना चाहता है तो उसे पहले निकाह है हलाला को परफॉर्म करना पड़ेगा उस लेडी को। निकाह है हलाला का मतलब है कि पहले उस लेडी को किसी और आदमी से शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ कंज्यूमेशन होना चाहिए, उसकी मैरिज का सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, और फिर जो व्यक्ति है उससे उसको डाइवोर्स मिलेगा, उसके बाद ही वो लेडी जो है अपने पहले वाले हस्बैंड के साथ मैरिज कर सकती है। इस केस में रशीदा अहमद ने अनीशा खातून को डाइवोर्स दे दिया, ट्रिपल तलाक दे दिया, लेकिन उन्होंने अनीशा खातून ने जो हलाला का जो कंसेप्ट है उसको परफॉर्म नहीं किया और वो साथ रहने लगे। साथ रहने के बाद जब उनका बच्चा हुआ तो उसको रशीद अहमद एक्नॉलेज करना चाहता था, तो दैट कैन नॉट बी अलाउड इन मुस्लिम लॉ एज द लीगल मैरिज बिटवीन टू सच पर्सन इज नॉट बी पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं थी क्योंकि निकाह हलाला अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ था। तो उस सेंस में अगर किसी भी बच्चे का आप एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो तो एक्नॉलेजर और उस बच्चे की मदर के बीच में जो कैपेसिटी है मैरिज की वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर उन दोनों के बीच में मैरिज पॉसिबल हो सकती है तभी उसको एक्नॉलेज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पर्सन एक्नॉलेज मस्ट नॉट बी ऑफ स्प्रिंग ऑफ जीना। जीना क्या होता है, अडल्ट्री। कि अडल्ट्री के रिलेशन में किसी कोई बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे को भी एक्नॉलेज नहीं किया जा सकता। फिर है पर्सन एक्नॉलेज्ड
मस्ट नॉट बी नोन टू बी द चाइल्ड ऑफ अनदर। जिस बच्चे को एक्नॉलेज कर रहे हैं वो किसी और का बच्चा नहीं होना चाहिए। पर्सन एक्नॉलेज्ड मस्ट नॉट रेपुटेट द एक्नॉलेजमेंट। जिस व्यक्ति को पर्सन एक्नॉलेज मस्ट नॉट बी नोन टू बी द चाइल्ड अनदर। जिस बच्चे को एक्नॉलेज किया जा रहा है मस्ट नॉट रेपुटेड। मान लीजिए रहीम ने शमीम को एक्नॉलेज किया कि वो मेरा बच्चा है, लेकिन वो शमीम ये कह देता है कि मैं इस एक्नॉलेजमेंट को नहीं मानता, ये मेरा पेरेंट नहीं है, तो उस मामले में भी ये वैलिड नहीं माना जाएगा। लास्ट कंडीशन कॉम्पिटेंसी, जो इसमें मेंशन नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी नॉर्मल सेंस में कोई इंसेन अगर व्यक्ति है, इंसेन है, अनसाउंड है, तो वो एक्नॉलेज नहीं कर सकता। कोई अडल्ट होगा तभी एक्नॉलेज करेगा और सेन होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, वही बच्चा को एक्नॉलेज कर सकता है। अब जब जीना की हम बात करते हैं, जीना में अडल्ट्री का रिलेशनशिप भी आएगा और विदाउट मैरिज का रिलेशनशिप भी जीना की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। नेक्स्ट इज लीगल इफेक्ट। क्या लीगल इफेक्ट होगा? मान लीजिए रहीम ने शमीम को एक्नॉलेज कर लिया, उसके बाद क्या लीगल इफेक्ट होंगे, कानूनी क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट, जो बच्चा है उसको इनहेरिटेंस का राइट मिल जाएगा। सेकंड, जो एक्नॉलेजमेंट की गई थी उसके साथ साथ जो लॉफुल मैरिज है उस बच्चे के मदर की और जो एक्नॉलेजर है उन दोनों के बीच में भी प्रूफ हो जाएगी। राइट ऑफ मेंटेनेंस भी चाइल्ड का रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और जो भी लीगल इंसिडेंट्स होते हैं किसी भी वैलिड मैरिज के, जो कानूनी इंसिडेंट्स होते हैं, कानूनी घटनाएं होती हैं, जैसे कि डोवर की, मेंटेनेंस की, इनहेरिटेंस फॉर मुस्लिम वाइफ की, वो सारा का सारा इस एक्नॉलेजमेंट के बाद अप्लीकेबल हो जाएगा। तो बात आ जाती है, तो एक्नॉलेजमेंट की बात आती है अडॉप्शन की। क्या मुस्लिम लॉ अडॉप्शन की डिमांड, अडॉप्शन को मानता है? देखिए, मुस्लिम लॉ में अडॉप्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। मुस्लिम लॉ में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता, और अगर आप एक्नॉलेज भी करते हो तो वो भी वैलिड कंडीशन फुलफिलमेंट के बाद ही एक्नॉलेजमेंट किया जा सकता है। लेकिन इसके रिगार्डिंग एक लैंडमार्क केस है, शबनम हाशमी वर्सेस ओपिनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, बच्चे को अडॉप्ट किया गया था मुस्लिम के द्वारा, तो कोर्ट में ये मैटर गया और ये बात कही गई कि द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट टू अडॉप्ट एंड ऑफ अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट है, और वो जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि मुस्लिम लॉ ऐसा कोई राइट आपको नहीं देता है, बट यू कैन अडॉप्ट अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट at that time when this case coming up. At that time the Juvenile Justice Act 2000 was in existence, but nowadays the Juvenile Act Care and Protection Act 2015 जो अब एग्जिस्टेंस में है, तो ये उस टाइम में कहा गया कि अडॉप्शन जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आप कर सकते हो। और उसमें भी कारा की जो कुछ गाइडलाइंस है, कारा का मतलब कोई एक एजेंसी है, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी है, ये रेगुलेटिंग है, पता नहीं रिसोर्स ऐसे कुछ नहीं है, आप चेक कर लेना। तो कारा की गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद ही आप अडॉप्ट कर सकते हो। उसके लिए काफी लंबा प्रोसीजर है, जो अडॉप्ट कर रहा है उसका भी वेरिफिकेशन होता है, जिस बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है उसकी भी कंडीशन देखी जाती है, उसके बाद ही अडॉप्शन के लिए दिया जा सकता है। वो भी एक मुस्लिम व्यक्ति जो है वो मुस्लिम लॉ के तहत अडॉप्शन नहीं कर सकता, बट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, केयर एंड प्रोटेक्शन के तहत वो अडॉप्ट कर सकता है, पर उसमें उसके लीगल कंसिक्वेंसेस नहीं होंगे। ओनली फॉर द स्पॉन्सरशिप के लिए आप मानोगे, उस बच्चे की केयर और प्रोटेक्शन के लिए ही आप मानोगे, वो आपकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का राइट क्लेम नहीं कर सकता। अब बात आती है रिबटल ऑफ एक्नॉलेजमेंट। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी बच्चे को एक्नॉलेज कर लिया, तो अब क्या उसको रिबट किया जा सकता है? रिबट का मतलब क्या उसका विरोध किया जा सकता है? अगर हम लीगल सेंस में समझे, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेंस में समझे, तो रिबटल वर्ड है कि वो जो है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन किया जा सकता है। सबसे पहले जिस व्यक्ति ने एक्नॉलेज किया था वो डिस्क्लेमर कर दे, उसको मना कर दे ऑन प्रूफ ऑफ रियल पेरेंटेज, और साबित हो जाए कि जिसको एक्नॉलेज किया गया उसके असल माता पिता कोई और है। व्हेन मदर इज नॉट ए लॉफुल वाइफ, या ये वहां पर प्रूफ हो जाए कि जो मदर है वो एक लॉफुल वाइफ नहीं है उसकी, और या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 12 यानी कि 12.5 साल का नहीं है। तो ये था एक्नॉलेजमेंट के रिगार्डिंग एक टोटल कंसेप्ट। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जा सकता, तो आप जो इतना ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। एक बार हम दोबारा इसे रिवाइज कर लेते हैं कि इस कंसेप्ट में और क्या कुछ है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की, इकरार नस्ब की, तो ये कंसेप्ट जो है मैरिज की कंसेप्ट से निकल के आया है। फिर पेरेंटेज को बारे में बताया गया, फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी किस हिसाब से होगा, फिर हमने डिस्कस किया कि मेथड किस तरीके से लेजिटिमेसी को एस्टेब्लिश किया जा सकता है बाय बर्थ, और रेगुलर मैरिज में एक्नॉलेजमेंट के द्वारा प्रिजम्पशन है कि अगर कोई शादी के 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा पैदा होता है तो वो इलेजिटिमेट माना जाएगा, और 6 महीने के बाद होता है तो वो लेजिटिमेट माना जाएगा। और एक बच्चा जो है अगर मैरिज टर्मिनेट हो जाती है तो शिया लॉ कहता है
कि 10 लुनार मंथ का टाइम है। हनाफी में 2 लुनार ईयर का टाइम है और सैफई और हलिकी में 4 लुनार ईयर का टाइम है। अगर हम बात करें आगे इसके संदर्भ में, कंडीशन क्या है, अननोन पैटर्निटी, जिस बच्चे को एक्नॉलेज कर रहे हो उसके पिता का कोई पता नहीं है। इंटेंशन आपकी है कि उसको लेजिटिमेट में करार देना है। एक्नॉलेजर जो है उसकी 12.5 साल की उम्र का गैप होना चाहिए। लीगल मैरिज मस्ट बी पॉसिबल, दोनों के बीच में लीगल मैरिज पॉसिबल होनी चाहिए। और पर्सन एक्नॉलेज मस्ट नॉट बी ऑफ जीना का वो बच्चा नहीं होना चाहिए, यानी कि लीगल रिलेशनशिप से बच्चा नहीं आना चाहिए। पर्सन एक्नॉलेज मस्ट नॉट बी नोन टू द फादर ऑफ अनदर चाइल्ड, किसी दूसरे का वो चाइल्ड नहीं होना चाहिए। और एक्नॉलेजर जिस बच्चे को एक्नॉलेज किया गया वो मना ना करे। लीगल इफेक्ट है, इनहेरिटेंस के राइट मिल जाएंगे और उसकी मदर को अब लीगल वाइफ माना जाएगा और उसको राइट ऑफ मेंटेनेंस चाइल्ड के रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। और जो लीगल इंसिडेंट होते हैं वैलिड मैरिज के, डोवर, मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस जो मुस्लिम वाइफ को मिल जाएगा। उसके बाद सुप्रीम आसमी के केस में कहा गया कि कोई भी मुस्लिम जो है अडॉप्ट कर सकता है, बट जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कर सकता है। और उसमें जो किसी प्रकार का इनहेरिटेंस क्लेम जो है उस अडॉप्शन में उस बच्चे द्वारा नहीं किया जा सकता। रिबटल किया जा सकता है अगर एक्नॉलेज पर्सन ने डिस्क्लेम कर दिया है, रियल पेरेंटेज का पता चल जाता है और जहां पर मदर जो है लॉफुल वाइफ नहीं है, जहां पर डिफरेंस जो है वो 12.5 साल से कम है, तो उस मामले में एक्नॉलेजमेंट को रिबट किया जाता है। अगर हम सिंपल सेंस में समझें तो एक्नॉलेजमेंट और अडॉप्शन में थोड़ा सा डिफरेंसेस भी है। एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि जो है पैटर्निटी की बेस पर ये डिसाइड होता है, लेकिन अडॉप्शन में किसी दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो एक्नॉलेजमेंट में वो फैमिली मेंबर जो है उसी जो फैमिली मेंबर जिसको एक्नॉलेज किया है उसी फैमिली का एक मेंबर माना जाता है। लेकिन जब अडॉप्शन की बात करते हैं तो उसमें क्या है कि वो बच्चा जो है अपनी फैमिली को छोड़कर दूसरी फैमिली में चला जाता है। तो आज का लेक्चर हम जो है यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और आप रिवीजन भी करते रहिए क्योंकि जुडिशरी का हरियाणा का एग्जाम कभी भी आ सकता है। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।